वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि रोल ओवर 3 साल के लिए होगा, लेकिन हर साल नए सिरे से किया जाएगा। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अमारात से कर्ज की मुद्दत में तोसी का यकीन दहानियां हासिल कर ली हैं। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि चीन, सऊदी अरब और यूएई की यकीन दहानी से आईएमएफ को आगाह कर दिया गया है। रवां साल दोस्त ममालिक को $12 अरब की दो तरफा कर्जों की अदायगियां करनी है। उन्होंने कहा कि चीन, सऊदी अरब और यूएई ने कर्ज की मुद्दत में 1 साल की तोसी की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान के जिम्मे सऊदी अरब का $5 अरब और चीन का $4 अरब कर्ज वाजिबुल अदा है। वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को भी $3 अरब कर्ज वापस करना है। पाकिस्तान 3 साल में 3 से $5 अरब तक के फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने के लिए पुरज़्म है। उनका मजीद कहना है कि पाकिस्तान ने चीन से पावर प्लांट्स के लिए भी कर्ज में रिलीफ की दरख्वास्त की है। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवां माह के आखिर में मुतवक्का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि मुल्क में नए इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। किसी से भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मुल्क नए इलेक्शन की ताकत रखता है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ये सब लोग किधर भागेंगे? हसीना वाजिद तो भारत चली गई थी, यहाँ से हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कहा, जो एक्ट मंजूर किया गया वो मुकम्मल गलत और मनफी है। ये एक्ट सिर्फ पीटीआई का रास्ता रोकने की भौंडी कोशिश है और इस एक्ट को हर जगह चैलेंज करेंगे। ये कानून और आइन के मुकम्मल मुनाफी है। सवाबी का जलसा सबने देखा। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। एक फाइनेंस तालिब इल्म होते हुए बता सकता हूँ, ये अवाम दुश्मन बजट है। महंगाई मजीद बढ़ेगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि आवाम की आवाज़ दबाएंगे तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में जो हुआ उसमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत सबक है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की कराची एहतजाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर पाकिस्तान के नौजवान या तालिब इल्म नौकरियां न मिलने के खिलाफ सड़कों पर आ गए तो क्या बनेगा? बांग्लादेश में आइन की नफी हुई, जिसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। मईशत सियासी अदम इस्तेहकाम से कमजोर हुई। उनका मजीद कहना था कि आईपीपीज आपने दावत देकर लगवाए थे। आईपीपीज से मुतालिक हकाइक अवाम को बताने चाहिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका एहतजाब का इरादा खुद काबिल एहतजाब है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने कहा था कि नैब के इदारे को ख़त्म करेंगे, मगर आज यही हुकूमत उसके हाथ मजबूत कर रही है। उन्होंने बताया कि 4 तरामीम के बाद भी एहतजाब के इदारे की हालत नहीं बदली। अरबपति होकर नैब के अफसरान इदारे से किए गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर इंसदाद मंशियात के लिए तश्कील दी गई हाई पावर कमेटी का सीनियर वजीर शजीद इनाम मेमन की जेर सदारत पहला इजलास हुआ। इजलास में इंसदाद मंशियात के लिए तमाम विफाकी और सूबाई इदारों से मिलकर काम करने का फैसला किया गया। इजलास में विफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग, डेटा शेयरिंग का भी फैसला किया गया। हुकूमत सिंध की जानिब से मंशियात के आदि अफराद की बहाली के मराकज़ में इजाफे का फैसला भी किया गया। सेक्रेटरी तालीम ने ब्रीफिंग में कहा, सिंध में 11,000 रजिस्टर्ड निजी स्कूल हैं। तमाम स्कूलों की इंतजामिया ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। तालीमी इदारों और तलबा में मंशियात की रोकथाम के लिए पीटीए के एतमाद में लेने का फैसला भी किया गया। सीनियर वजीर शजीद इनाम मेमन ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर कायम की गई पावर कमेटी का मकसद इंसदाद मंशियात को यकीनी बनाना है। मुआशरे में मंशियात के असरात बढ़ते जा रहे हैं, इसको रोका नहीं गया तो मुआशरा हाथों से निकल जाएगा। नई नस्ल बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। हुकूमत इस लानत को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए पुरज़्म है। सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। सबको संजीदगी के साथ भरपूर तरीके से काम करने की जरूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सदारत संभालते ही पहले इजलास में मंशियात के खात्मे की हिदायत जारी की थी।
वजारत खारजा में आइंदा चंद रोज में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। नए सेक्रेटरी खारजा और दफ्तर खारजा के नए तर्जुमान की तैनाती होगी। जराये का कहना है कि यूरोपीय यूनियन में सफीर आमना बलोच को सेक्रेटरी खारजा तैनात किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की फ्रांस में बतौर सफीर तैनाती मुतवक्का है, जबकि जहांबाज खान ब्रुनाई में पाकिस्तान के नए सफीर तैनात हो सकते हैं। मोहम्मद सलीम कनाडा में पाकिस्तान के नए हाई कमिश्नर हो सकते हैं। कुवैत में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद फारूक को जनूबी अफ्रीका में हाई कमिश्नर तैनात किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक यूएई में तैनात फैसल नियाज बेल्जियम और यूरोपीय यूनियन में सफीर मुकर्रर हो सकते हैं। अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर सियासतदानों के कत्ल की मुमकिना साजिश के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर दफ्तर खारजा का कहना है कि हम अमेरिकी हुकाम के साथ राब्ते में हैं और मजीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर कहा कि हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। अमरीकी अहदेदारों ने कहा कि मामले की तहकीकात जारी है। मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुतालिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि बलूचिस्तान को तरक्की के धारे में लाने के लिए पहले भी खुलूस दिल से काम किया है और आइंदा भी करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने मुलाकात की, जिसमें बलूचिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल, अमन व अमान और सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। सरफराज बुख्ती ने बताया कि सूबाई हुकूमत तमाम तर फैसले अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए कर रही है और हुकूमत की यही कोशिश है कि उन तरक्याती मंसूबों के समरात एक आम बलूचिस्तानी तक पहुँच सके। वजीर आला बलूचिस्तान ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मफाद आमा से मुतालिक बलूचिस्तान के जारी तरक्याती मंसूबों की शमूलियत बरकरार रखने के लिए मुआवनत पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बलूचिस्तान के लोगों से दिली मोहब्बत और सूबे की तरक्की के लिए आपका काविशों का खराजे तहसीन पेश करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बलूचिस्तान को तरक्की के धारे में लाने के लिए पहले भी खुलूस दिल से काम किया है और आइंदा भी करेंगे। बलूचिस्तान हमारे दिल के करीब है। ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान तरक्की के अमल में आगे बढ़े और आम आदमी का मयार जिंदगी बुलंद हो। आसिफ अली जरदारी का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान सूबाई हुकूमत से अवाम ने जो तवक्कुआत वाबस्ता रखी है उस पर पूरा उतरने के लिए हर मुमकिन रहनुमाई और मुआवनत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट न्यू बार रूम की कैंटीन में गैस लीकेज से धमाका हुआ है। धमाके के बाद न्यू बार रूम और कैंटीन की खिड़कियों के शीशे टूट गए। धमाके से सिंध हाई कोर्ट बार रूम की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। बम डिस्पोज स्क्वाड सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। डीआईजी साउथ असद रजा का कहना है कि न्यू बार रूम में धमाका सुबह 6 बजे हुआ। रात से कैंटीन में गैस लीक हो रही थी। डीआईजी असद रजा ने कहा कि सुबह अमले ने बिजली का स्विच ऑन किया तो धमाका हुआ। वाकई में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मुझे पीटीआई से निकालने का लेटर जाली है। मैं खुद तहरीक इंसाफ हूँ। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का कहना था कि कराची के एक साहब को कोई काम नहीं था तो मेरी रुकनियत मनसूखी का जाली लेटर निकाल दिया। रुकन कौमी असम्बली का कहना था कि बानी पीटीआई और वर्कर्स का फैसला मेरे हक में होगा और सवाबी जलसे में लोगों ने ये साबित भी कर दिया। उनका कहना था कि मैं खुद तहरीक इंसाफ हूँ, पीटीआई में या बानी पीटीआई या वर्कर्स हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सवाबी जलसे में वर्कर्स ने मेरे नाम के नारे लगाकर अपना फैसला सुना दिया है। याह्या सिनवार इस्माइल हनिये के जानशीन मुकर्रर कर दिए गए हैं। हमास ने जारी किए एलामिये में कहा गया कि इस्माइल हनिये की शहादत के बाद अब याह्या इब्राहिम हसनुल सिनवार हमास के सियासी दफ्तर की सरबराही करेंगे। हमास को नया सरबराह मिल गया। हमास ने इस्माइल हनिये की शहादत के बाद गजा में अपने आला ओहदेदार याह्या इब्राहिम हसनुल सिनवार को अपना
قائد منتخب کر لیا۔ خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق مختصر بیان میں کہا گیا کہ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اسرائیل کے لیے خوف کی علامت سمجھے جانے والے کمانڈر یحییٰ ابراہیم حسن السنوار کو تحریک کے سیاسی بیورو کے سربراہ کے طور پر انتخاب کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس نے کہا کہ شہید کمانڈر اسماعیل ہنیہ کی جانشین کے طور پر اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ حماس کی جانب سے 31 جولائی کو تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اپنے نئے قائد کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ یہ عمل 2 روز قبل شروع ہوا تھا۔ غزہ میں 2017 سے حماس کے سربراہ کے طور پر فرائض انجام دینے والے 61 سالہ یحییٰ السنوار خان یونس میں غزہ سٹی کے جنوبی علاقے میں ایک مہاجر کیمپ میں پیدا ہوئے۔ یحییٰ السنوار کو جرأت مند اور اسرائیل کے سخت دشمن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حماس کے نئے سربراہ نے اپنی جوانی کا نصف سے زائد عرصہ اسرائیل کی جیلوں میں گزارا اور انہیں جنگی حربوں میں مہارت اور اسرائیل کی چالوں سے واقفیت کی بنا پر اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد سب سے مضبوط رہنما تصور کیا جاتا تھا۔ یحییٰ السنوار کو اسرائیل پر حملوں اور خاص طور پر گزشتہ برس کیے گئے حملے کا آرکیٹیکٹ جانا جاتا ہے، اور وہ تب سے غزہ میں موجود ہیں جبکہ اسرائیل کئی کوششوں کے باوجود ان کو نشانہ بنانے سے قاصر ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 17 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ ترجمان پی سی بی کے مطابق بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے شان مسعود ٹیسٹ اسکواڈ کی قیادت کریں گے، جبکہ سعود شکیل کو شاہین شاہ افریدی کی جگہ نائب کپتان بنایا جائے گا۔ جیسی گلیسی کی ریڈ بال ہیڈ کوچ کو حیثیت سے پہلے ٹیسٹ سیریز ہوگی۔ ڈومیسٹک کرکٹ اور پاکستان شاہینز کی طرف سے عمدہ کارکردگی دکھانے والے محمد حریرہ، کامران غلام اور محمد علی اسکواڈ میں شامل ہیں۔ قومی اسکواڈ میں شان مسعود، سعود شکیل، عامر جمال، عبداللہ شفیق، ابرار احمد، بابر اعظم، کامران غلام، خرم شہزاد، میر حمزہ، محمد علی، محمد حریرہ، محمد رضوان، نسیم شاہ، سائم ایوب، سلمان علی آغا، سرفراز احمد اور شاہین شاہ افریدی شامل ہیں۔ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کا کیمپ 11 اگست سے راولپنڈی میں شروع ہوگا، جبکہ بنگلہ دیش کی ٹیسٹ ٹیم 17 اگست کو اسلام آباد پہنچے گی۔ پاک بنگلہ دیش پہلا ٹیسٹ 21 سے 25 اگست سے راولپنڈی میں ہوگا۔ دوسرا ٹیسٹ کراچی میں 30 اگست سے 3 ستمبر میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا کیمپ 11 اگست سے راولپنڈی میں شروع کیا جائے گا۔ پاکستان کے صف اول کے ایتھلیٹ جولین تھروور ارشد ندیم اولمپکس میں پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ میں اولمپکس میں پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے نیرج چوپڑا اور میں اپنے ملک کا نام روشن کریں گے۔ نیرج ایک اچھا دوست ہے، ہم فائنل راؤنڈ پر فوکس کریں گے۔ پاکستانی ایتھلیٹ کا کہنا تھا کہ پر امید ہوں کہ فائنل میں اچھا رزلٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ سپورٹ کرنے پر شائقین کا مشکور ہوں، میں فارم میں ہوں، فٹ ہوں اور ردھم میں بھی ہوں۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ قوم میری کامیابی کے لیے دعا کرے۔ میرا فائنل 8 اگست کو ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔